Dear student, in the last lecture we have studied about the non-inverting and inverting operational amplifiers. In today's video we are going to understand the voltage follower. तो वोल्टेज फॉलोअर को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बनाया क्यों गया है ना। देखिए, वोल्टेज फॉलोअर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि V नॉट इज इक्वल टू वी आई। ये क्या करता है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है। नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? V नॉट इज इक्वल टू वी आई। तो जब V नॉट इज इक्वल टू वी आई, हमें ना तो एम्पलीफिकेशन करना है ना कुछ करना है, अटेन्युएशन वगैरह कुछ नहीं करना है। तो दैट मीन्स इसको बनाने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस वोल्टेज फॉलोअर? तो वोल्टेज फॉलोअर जनरली है, अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो जैसे कि आपके पास दो सर्किट्स हैं, है ना। अगर आप सर्किट्स को देखेंगे, अगर आपने देखे होंगे बुक्स में या फिर आगे अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में है और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो सर्किट्स आपके पास लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक यहां पर इस तरीके से एक बफर जो है वो वहां पर लगा देते हैं इस तरीके से, और इसकी आउटपुट को इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसकी इनपुट को जो है वो इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जब इसका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली हमें ऐसे ही, क्योंकि अगर यहां से अगर आप देखें तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से ये दिख रहा है कि यहां का जो आउटपुट है वो इसके इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। अब बेसिकली इसका जो आउटपुट है वो यहां से यहां जाएगा और जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। तो जब वही आउटपुट होगा वही हमें इसे देना है, तो हम इसकी हेल्प से क्यों दे रहे हैं, हम इसे डायरेक्टली क्यों नहीं देते? ठीक है, तो देखिएगा ये चीज एक्चुअल में अगर आपने मेरे वीडियोस को लगातार रेगुलर अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने एक लोडिंग इफेक्ट पढ़ा था मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या कहता है कि जब हम दो सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट जब हम करते हैं तो डिपेंड ये करता है कि इसका आउटपुट इसके इनपुट पे कितना जाएगा। ये डिपेंड ये करता है कि इसका लोडिंग इफेक्ट है या नहीं है। लोडिंग इफेक्ट किस पे निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है कि इस सेकंड जो स्टेज है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है, इसका जो इनपुट इंपीडेंस है दैट इज आर इन, वो कितना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आर इन जो है वो कैसा है, हाई है और इंफिनिटी है, तो लोडिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। लोडिंग इफेक्ट रिड्यूस होने का मतलब ये है सोर्स से करंट आ रही है वो बिल्कुल जीरो आ रही है। दैट मींस जितना इसके पास जो भी सोर्स वोल्टेज है वो एज इट इज आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को कि बेसिकली अगर आपने पढ़े हैं लेक्चर्स तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। जैसे कि आपके पास एक सोर्स रेजिस्टेंस है दैट इज BS। अगर BS सोर्स रेजिस्टेंस है तो ये क्या है, ये आपके पास सर्किट का Zin है जो कि नेक्स्ट सर्किट है। जैसे सपोज कीजिए ये जो वोल्टेज है इसका आउटपुट वोल्टेज है दैट इज BS और इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज योर RS। तो ये एज अ सोर्स की तरह काम कर रहा है, और जब सोर्स की तरह काम कर रहा है तो मल्टी स्टेजिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका जो भी वोल्टेज है वो एज इट इज हमें यहां पर मिले, कोई भी किसी तरीके का लॉस ना हो। तो लॉस ना होने के लिए यहां पर अगर Zin है वो डिपेंड किस पे करेगा कि इसका जो इनपुट इंपीडेंस है उस पर। तो अगर मैं Zin की बात करूं तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं कि वोल्टेज कितना मिला यहां पर, तो इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस B की अगर मैं बात करूं तो क्या वोल्टेज डिवाइडर रूल, Zin डिवाइडेड बाय RS प्लस Zin एंड BS। तो सपोज कर लेते हैं कि Zin और RS जो है वो दोनों इक्वल है। अगर ये Zin और RS दोनों इक्वल है तो Zin बाई 2Zin, तो 2Zin दैट मीन्स ये जो वैल्यू हो जाएगी BS बाई 2। तो देख रहे हैं आपके पास BS था यहां सोर्स पे, लेकिन इसके इनपुट इंपीडेंस की वजह से यहां पर पहुंचेगा कितना, यहां पर पहुंच रहा है BS बाई 2। एक समझने के लिए केस ले लिया, डिपेंड करता है कि RS की वैल्यू जो Zin की वैल्यूज है वो कितनी है। तो ये देखना, ये बेसिकली हो क्यों रहा है, ये हो रहा है लोडिंग इफेक्ट की वजह से। अगर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती, हाई होने से क्या होता है, अगर ये इंफिनिटी है तो यहां पर कितना था, ये था Zin बाय Zin प्लस RS। अगर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है इसकी इनपुट इंपीडेंस की, तो अगर ये हाई है तो दैट मींस RS को हम निगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, और Zin से Zin कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो केस था। तो अगर आप यहां देखें तो B की वैल्यू BS होगी, दैट मींस जितना सोर्स वोल्टेज था वो वहीं पे पहुंचेगा आपका एग्जैक्ट। और यही तो हम चाहते हैं, मल्टी स्टेजिंग वगैरह करते हैं। तो एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हमारे पास यहां पर बीच में मिडिल में कोई भी लॉस ना हो। उसके लिए हमें क्या है कि जो भी सेकंड कनेक्शन होता है उसका जो कनेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, उसका जो इनपुट इंपीडेंस है वो हाई होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहां पर एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बनाया गया। अब ये देखने वाली बात है कि वोल्टेज फॉलोअर जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करता है। तो वोल्टेज फॉलोअर रिजॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो इनपुट इंपीडेंस है दैट मस्ट बी हाई। तो अगर कोई भी सर्किट आप ऐसा बना दो, देखिएगा इनपुट तो आपको वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां से आपको सेम ही इनपुट मिलेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम यहां से आ रही थी कि भाई
यहां पर जो लोडिंग इफेक्ट होने वाला था, अगर इसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता, तो अगर सपोज कीजिए कि इसका जो इनपुट इंपीडेंस है अगर वो लो होता तो लोडिंग इफेक्ट आ जाता, यहां से जो भी बीएस था वो पूरा नहीं पहुंचता। हमने क्या किया कि हमने एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट लगा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होगा, अगर ऐसा कोई सर्किट है जिसका इनपुट इंपीडेंस हाई है तो यहां पर लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। दैट मींस अगर इसके पास बीएस है तो आपके पास यहां पे भी कितना पहुंचेगा, बीएस पहुंचेगा। तो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक सर्किट बनाया गया जिसको कहा गया वोल्टेज फॉलोअर। तो वोल्टेज फॉलोअर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो यहां से एग्जैक्ट जो भी आपके पास सोर्स वोल्टेज होता है उसको दूसरे सर्किट पे पहुंचाता है, लोडिंग इफेक्ट से बचाता है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरीके से कर रहा है, कौन सा सर्किट किस तरीके से इसको बनाया गया है, ये सब क्या है और किस तरीके से इनका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। अब अगर देखें तो इससे पहले आपने दो सर्किट्स पढ़े होंगे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो अब देख रहे हैं यहां पे दो इनपुट्स है, फीडबैकिंग है, तो या तो हम इसे इन्वर्टिंग की हेल्प से बना सकते हैं या फिर नॉन इन्वर्टिंग की हेल्प से बना देते हैं। अब देखते हैं कि उन दोनों में क्या प्रॉब्लम्स रही, कौन से को हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज फॉलोअर। तो देखते हैं वोल्टेज फॉलोअर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों ले लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बात करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हम अगर वोल्टेज फॉलोअर, हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसका इनपुट इंपीडेंस हाई हो और वोल्टेज गेन कैसा हो, 1 हो, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इनपुट पर वही आउटपुट पे पहुंचे, तो उसको एम्पलीफाई ना करे। तो ना करने का मतलब वोल्टेज गेन कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इनपुट इंपीडेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि लोडिंग इफेक्ट ना हो। तो एक ऐसा सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले लिया। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि एक्चुअल में इसका जो Zin है वो कितना है, इनपुट इंपीडेंस इसका है कितना, तभी तो मैं देखूंगा वो हाई है या कम है। तो अगर Zin की मैं बात करूं तो यहां से देखें, अगर आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर Zin की बात करें तो Zin क्या, दैट इज Rin या फिर Zin, तो Zin की जो वैल्यू होती है वो होती है Vin डिवाइडेड बाई Iin, इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज ये है, सपोज कर लेते हैं इसमें Iin जो है वो करंट फ्लो हो रही है। तो अगर यहां से देखें तो ये कितना है, ये 0 हो गया, तो Vin और Iin और R1 इसके बीच रिलेशन यहां से निकल आएगा। तो यहां से अगर मैं R1 की वैल्यू देखूं तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू होगी Vin बाय Iin। तो R1 की वैल्यू होगी तो दैट इज Z1 इज इक्वल टू R1। तो देख रहे हैं आपका जो इनपुट इंपीडेंस है इस केस में वो कितना है, वो Zin जो है वो R1 के इक्वल है। दैट इज जितनी वैल्यू इसकी होगी वही इस इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस होगा। तो सपोज कीजिए कि अगर R1 जो है वो आपने लो ले रखा है, लो वैल्यू है, तो आपका जो Zin है वो कैसा भी होगा, वो भी लो होगा। तो Zin कैसा होगा, लो होगा। तो Zin लो होने का क्या मतलब है, Zin लो होने का मतलब ये है कि आपके पास एक सोर्स है और Zin यहां पर अगर देखें तो ये है Zin। तो Zin अगर लो है तो दैट मीन्स यहां पर जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये जो सोर्स है इससे निकलने वाली करंट कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट अगर इनपुट साइड पे बढ़ रही है दैट मीन्स ये जो BS है वो एग्जैक्ट वहां पर नहीं मिल पाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ होगा और ये लोडिंग इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस किए थे। तो हमारा Zin मस्ट भी कैसा होना चाहिए, हाई। अगर Zin हाई होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा तो करंट बिल्कुल भी यहाँ से बिल्कुल भी करंट नहीं निकलेगी, तो एज इट इज BS आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एज इट इज वोल्टेज फॉलोअर की तरह काम करेगा। तो अब देख लेते हैं इस केस में कि इस केस में क्या है। तो इसका इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, जैसे सपोज Zin है, तो Zin की मैं बात करूं तो ये इनपुट है, तो यहाँ पर Iin है, तो Zin की जो वैल्यू है दैट इज Vin बाय Iin। तो Vin बाय Iin है। मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि ये जो करंट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, 0। तो Iin यहाँ पर कैसा होगा, 0। Iin कहाँ जा रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो वो तो 0 है। तो अगर Iin 0 है तो Zin कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अगर Zin इन्फिनिटी है, यही तो हम चाह रहे थे कि हमारा हाई हो। अगर Zin इन्फिनिटी है दैट मीन्स अब जो सोर्स वोल्टेज था उससे कोई करंट नहीं निकलेगी और आपको एज इट इज आउटपुट पे वो मिल जाएगा। तो आप कौन से एम्पलीफायर को एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर देखना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपके पास जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसे मैं एज अ वोल्टेज फॉलोअर की तरह यूज करूँ। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, Zin इन्फिनिटी। तो हम क्या करें, R1 को इन्फिनिटी एज्यूम कर लेते हैं और RF जो है दैट इज योर 0। तो क्योंकि वोल्टेज गेन भी हमें कैसे चाहिए, हम चाहते हैं कि एम्पलीफिकेशन भी ना हो, तो एम्पलीफिकेशन ना हो तो इसे आप हटा दें इस तरीके से। R1 अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये हट गया, और RF अगर 0 है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे डायरेक्टली शॉर्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज योर आउटपुट। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये आपका वोल्टेज बफर बन गया, दैट इज V0 इज इक्वल टू Vin, और इसका जो गेन होगा वो कितना होगा, V0 बाय Vin, दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी
दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एज अ वोल्टेज बफर की तरह काम कर रहा है। तो और जो दो सर्किट्स हैं इसके बीच में अगर आप लगा देंगे उसे तो उनको आइसोलेट करने का काम करेगा। तो वोल्टेज बफर आइसोलेट करने का काम करेगा, इसमें कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करेंगे, जैसे यहाँ से तो जेड इन्फिनिटी दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता। तो अगर इसकी हाई वैल्यू की बात करें तो हाई वैल्यू कितनी होगी, ये जनरली होती है 1 मेगा ओम से 10 टेरा ओम। जनरली 1 मेगा ओम से ज़्यादा और 10 टेरा ओम के बीच में। 10 टेरा ओम काफ़ी बड़ा होता है ना। अगर 1 टेरा ओम की आप बात करें, 1 टेरा ओम, तो 1 टेरा ओम इज इक्वल टू 1 टेरा ओम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 ओम। तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की हम बात करें तो इसे एज आ हम बफर यूज करते हैं सर्किट्स के लिए, और इसको हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट में भी इसका हम यूज करते हैं, एक्टिव फिल्टर्स में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, बाकी कुछ और एप्लीकेशंस होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका बारे में बता दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है जो हमने यहाँ पे शायद मिस कर दी होगी तो वो मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा। तो होपफुली आपको वोल्टेज फॉलोअर का आप आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में वोल्टेज फॉलोअर को जो है वो क्यों यूज करते हैं, क्या बफर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्यों यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।